हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम तो आप लोग जानते ही हो, लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। मेरा नाम डॉक्टर योगिता श्रीमाली है। आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रही हूँ मैं। पिछली क्लास में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे हमने और कुछ मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। फिजिक्स से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली यही शिकायत आती है स्कूल के बच्चों को। आप लोगों की स्कूल से भी आई है, आप लोग गीता ज्ञान स्कूल के बच्चे हैं और आप लोगों की ये शिकायत आई है कि आप लोग फिजिक्स ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब थोड़ा सा फिजिक्स को इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ा जाए तो। और कुछ रटने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में तो जैसे आप लोगों को इक्वेशंस रटनी पड़ती है, हम भूल गए, हमने टू नहीं लगाया, फॉर्मूला गलत हो गया। फिजिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस अच्छे से समझना है, कॉन्सेंट्रेट होके समझ लिया, डेरिवेशन अपना आप लिख सकते हो। अपना आप अगर डेरिवेशन लिख लिया, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो फिजिक्स में मार्क्स स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से किए जा सकते हैं अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ा जाए तो इसीलिए अब आगे की जो टॉपिक्स है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटली पढ़ने हैं और अच्छे से समझना भी है। ठीक है, कल जो हमने किया था, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? उसके अंदर हमने पढ़ी थी प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, धारा कितने तरह की होती है, प्रत्यावर्ती धारा की इक्वेशन कैसे बनाई हमने, फ्लक्स क्या होता है, ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। आज हम उसी में थोड़ा और आगे जाते हैं और मैं साथ साथ आपको ये भी बताती जाऊंगी कि कौन से टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कितने मार्क्स के आते हैं। क्योंकि हम चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, हमें सब कुछ आता है, लेकिन हमें यही नहीं पता होता है कि हमें कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट पढ़नी है। पूरा चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्जाम में क्या आएगा। अगर हम चैप्टर को थोड़ा सा जब भी पढ़ रहे हैं और हमें ये पता चल जाए कि हाँ ये तो एग्जाम में जरूर आएगा, तो हम उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं। तो ऐसा ही हमें करना है। जो चैप्टर, जो टॉपिक हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य और औसत मान, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जो आपका 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये आता ही है। तो हमें ये समझना है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होती है। एवरेज कैसे निकालते हैं ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो, मैथ्स में भी पढ़ के आए हो। एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है। हमारे पास अगर 10 चीजें हैं, हम मान लिया मेरे पास कोई 10 ऑब्जर्वेशन है, प्रैक्टिकल किए होंगे आप लोगों ने फिजिक्स में। तो क्या करते हो आप, जैसे वर्नियर कैलिपर्स का आपने प्रैक्टिकल किया, तो वर्नियर कैलिपर्स से आप क्या करते हो, किसी भी दिए गए तार का व्यास ज्ञात करते हो। तो आपने क्या किया, एक की जगह पे व्यास थोड़ी ना लिया, आपने क्या किया, 4 या 5 जगहों पर व्यास लिया। तो वो जो 4 और 5 जगह पे व्यास लेने का कारण क्या है, हमने उसका ऑब्जर्वेशन ज्यादा लिए। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा क्यों लिए जाते हैं, त्रुटि कम करने के लिए, जो एरर होती है उसको कम करने के लिए लिए जाते हैं। तो ऐसे ही फिर हम क्या करते हैं, उन सबको जोड़ देते हैं और बटा जितनी बार हमने ऑब्जर्वेशंस लिए उससे कर देते हैं, वो होता है हमारा औसत मान। यही चीज हमें यहां भी करनी है। प्रत्यावर्ती धारा में अब हम, जैसे आपने कोई भी ऑब्जर्वेशन लिए और उस ऑब्जर्वेशन में आपने पहली बार लिया कि पहली बार में आपका कोई भी आपने कपड़ा नापा या आपने कोई भी धागा नापा या आपने कोई भी तार नापा, मान लिया उसकी पहली बार में लंबाई 12 आई, तीसरी बार में लंबाई 12.5 आई, चौथी बार में लंबाई 11.5 आई। ऐसे करके आपने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए और फिर क्या करोगे, मान लिया 3 बार हमने ऑब्जर्वेशन लिए, तो इन सबका सम कर दोगे और डिवाइड बाय 3 कर दोगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, औसत मान बन जाएगा। ये तो हमने पर्टिकुलर वैल्यूज थी इसलिए हमने लिया, लेकिन अब एसी के मामले में क्या हो रहा है, जब हमारी वेव ऐसी चल रही है तो एसी के मामले में क्या हो रहा है, यहां भी धारा का मान बदल रहा है, यहां भी मान बदल रहा है, यहां भी मान बदल रहा है। ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे, लगभग ये मान के चल सकते हैं कि 100 से ज्यादा ऑब्जर्वेशन हो गए। अब 100 चीजों को जोड़ना और फिर उसको 100 से डिवाइड करना, ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो इस केस में क्या करते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट्स जानते हैं, एवरेज निकालने का एक और तरीका क्या है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन मेथड को ही यूज लेना है और औसत मान ज्ञात करना। औसत मतलब वही है कि 0 से लेके t तक जो एक पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ, इस पूरे साइकिल में धारा का मान कितना है, वही हमारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान है। लेकिन हम जो सिंपल बेसिक था
कि हमने हर टर्म को ऐड किया, वो मेथड नहीं काम में लेंगे, हम इंटीग्रेशन मेथड को काम में लेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा हमारी क्या होती है, ये इक्वेशन हमने पिछली क्लास में ही डिराइव किया था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका औसत मान निकालना है, लेकिन क्योंकि हमारी प्रत्यावर्ती धारा का मान दोनों दिशाओं में अलग अलग है, ये हमारा पॉजिटिव साइकिल है, इसमें धारा का मान अलग होगा, ये हमारा नेगेटिव साइकिल है, इसमें धारा का मान अलग होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव साइकिल के लिए धारा का औसत मान निकालेंगे, फिर नेगेटिव साइकिल के लिए निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारा पूरा साइकिल 0 से t के लिए औसत मान निकल जाएगा। औसत मान कैसे निकाला, अभी हमने जितने भी टर्म्स थे उनको ऐड किया और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर लिए, वैसा ही हमें यहाँ पे करना है। हमारी धारा का जो मान आ रहा है किसी एक पर्टिकुलर dt इंटरवल के लिए, मान लिया ये जो हमारा छोटा सा इंटरवल है ये dt इंटरवल है, तो इस dt इंटरवल के लिए हमारी जो धारा का मान आया वो लिया, और साइकिल हमारा कहां से कहां तक चल रहा है, ये 0 है, ये t/2 है और फिर t/2 से वापस t हो रहा है। तो पहले हमने ये पॉजिटिव साइकिल लिया है, तो इस पॉजिटिव साइकिल में हमने I से dt तक और इंटीग्रेट कहां से किया, 0 से t/2 तक, फर्स्ट 0 है और लास्ट t/2 है, तो 0 से t/2 तक हमने I dt को इंटीग्रेट कर लिया। इसी तरह से नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, dt का इंटीग्रेशन किया, तो dt कितना बन जाएगा, 0 से t/2। अब I dt, I को हमने कितना पुट किया, अब अगर हम dt का इंटीग्रेशन लेते हैं, सिर्फ dt का इंटीग्रेशन लें 0 से t/2, तो dt का इंटीग्रेशन कितना बनता है, t, और फिर इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, वैल्यूज रखते हैं, पहले अपर वैल्यू रखते हैं फिर लोअर वैल्यू रखते हैं, तो t/2 माइनस 0 कितना बन जाएगा, t/2। तो नीचे का जो ये मान है इसका मान कितना आ गया हमारे पास, t/2 आ गया, तो 1/t/2 हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है 0 से t/2 इंटीग्रेशन I dt। हम AC धारा ले रहे हैं, I का मान है I नॉट साइन ओमेगा टी, तो I नॉट साइन ओमेगा टी रख दिया। I नॉट कांस्टेंट था, कौन सी वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू थी, जो हमारा शिखर मान था वो I नॉट था, तो I नॉट तो समय पे निर्भर नहीं कर रहा है, ये फिक्स वैल्यू है, इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन में रह गया 0 से t/2 साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस nx अपॉन n, इसी चीज को हमने यहाँ यूज किया, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और लिमिट्स आ गई 0 से t/2। ओमेगा भी बाहर ले सकते हैं हम, तो हमने ओमेगा को भी बाहर ले लिया, माइनस 2/ωt I नॉट कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0, पहले हमने अपर वैल्यू रखी, t की जगह पे t/2 रखा, और फिर हमने लोअर वैल्यू रखी, t की जगह पे 0 रखा। ओमेगा कितना होता है वो भी हमें पता है, 2π/t होता है, तो हमारा ओमेगा t कितना बन जाएगा, 2π बन जाएगा। यहाँ पे जो ये ओमेगा t है इसकी जगह हमने 2π रख दिया, यहाँ भी जो हमारा ओमेगा t इसकी जगह हमने 2π रख दिया, 2 से 2 कट गया, कॉस पाई माइनस कॉस 0, अब कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये -1 आ गया, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, -2, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 2I नॉट बाय पाई। मतलब हमारा जो ये पॉजिटिव साइकिल है, इस पॉजिटिव साइकिल में यहां से यहां तक dt dt इंटरवल करते हुए जब हमने धारा का औसत मान निकाला तो कितना मिला, Im 2πI नॉट मिला। ठीक है, अब हम लेते हैं नेगेटिव साइकिल की बात करें, अगर हम चाहें तो 2/π की वैल्यू भी रख सकते हैं, पाई कितना होता है 3.14, या फिर 22/7, अगर हम वो वैल्यू रखते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 0.637 I नॉट मिल जाएगा। तो हमारी जो पॉजिटिव साइकिल था, धनात्मक चक्र था, उस धनात्मक चक्र के लिए Im का मान कितना बना, 0.637 I नॉट बन गया। अब हम बात करते हैं नेगेटिव साइकिल की। ठीक है, तो पिछली क्लास तक अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, उसका जो मान निकला, उसका जो डेरिवेशन हुआ वो कैसे किया गया। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और उसका वर्ग माध्य मूल मान कैसे ज्ञात किया जाता है, ये हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन
जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ के आना है। बेसिक अगर क्लियर होगा तो आगे की चीजों में दिक्कत नहीं आएगी, आराम से समझ में आ जाएगा। साथ के साथ मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो अच्छे से समझ के आना, अच्छे से पढ़ के आना। वैसे तो मैं जैसे जैसे हम टॉपिक करते जाएंगे मैं साथ साथ बताती भी जाऊंगी, लेकिन अगर थोड़ा सा पहले से पढ़ा हुआ होगा तो आराम से समझ में आएगा। तो बेसिक जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होता है वो अच्छे से समझ के आना, तो हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से समझ पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।